जो हमारी करंट सिचुएशन है, जो हमारे मुल्क की है, मैं ये समझता हूँ कि इस हमारे मुल्क को एक्चुअली हुक्मरान नहीं चाहिए, इसको रिफॉर्मर चाहिए। क्योंकि हुक्मरान सिर्फ इतना कर सकता है कि वो टैक्स बढ़ा देगा, टैक्स घटा देगा, कहीं पैसे डाउन कर देगा, सड़कें बनवा देगा, मतलब सिंपल ये है कि वो गवर्नेंस को बेहतर कर देगा। लेकिन इससे मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कौम ऊपर जाएगी, क्योंकि वजह यह है कि हमारी कौम को इस किस्म की तरक्की की ज़रूरत नहीं है, इसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है उसके अंदर लाने की ज़रूरत है। और शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, हम इस चीज़ से कतई नज़र रहा कि नवाज शरीफ या इमरान खान एज ए पोलिटिकल उनको छोड़ के ज़रा इन जनरल अगर बात करें तो खान साहब भी जिस तब्दीली की बात करते हैं ना, असल में वो तब्दीली ये नहीं है। तब्दीली असल में नाम है लोगों की मेंटालिटी चेंज करने का, लोगों की अप्रोच चेंज करने का। प्रॉब्लम असल में ये है कि हमारा खित्ता आप यूँ समझ लें कि पिछले 200 साल से गुलामी के अंदर है, कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ख़ास तौर पे जब से गोरा आया, अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत करके गए, तो उनके पास, क्योंकि गोरे के पास जो ह्यूमन कैपेसिटी थी, जो ह्यूमन रिसोर्स था, वो कम था, इसलिए उन्होंने इस बड़े सगीर के माशरे के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस की जिसकी बिना पर वो हुकूमत कर सकते थे, उन्होंने हुकूमत की। और कहा जाता है कि तकरीबन इस पूरे बड़े सगीर के अंदर या जितना भी था, इस सारे के अंदर कोई 18,000 के करीब अंग्रेज़ था, जो इस सारे सब कॉन्टिनेंट को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, इस सारे कॉन्टिनेंट को सिर्फ 18,000 गोरे ने, अंग्रेज़ ने इसको रन किया। अब उनकी क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी कम थी, तो उन्होंने कुछ इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की, तब्दीलियाँ लाए, ताकि उनको वो इजीली या स्मूथली इस गवर्नमेंट को वो यहाँ पे अपने कर सकें, हुकूमत अपनी कर सकें, मेंटेन कर सकें। अब जो मेरा जो एनालिसिस या तज्जिया है, जो मुझे कुछ समझ आता है, उसके अंदर उन्होंने जो एक बुनियादी तब्दीली की कि उन्होंने देखा कि बड़े सगीर या सब कॉन्टिनेंट जो है, ये आबादी के हिसाब से एक बहुत बड़ी मार्केट है, इकोनॉमिकली ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो इस बहुत बड़ी मार्केट के अंदर हमारी प्रोडक्ट को आके सेल होना चाहिए, ताकि हमारा ताकि हम अर्न करें और हमारी इकोनॉमी बूस्ट करें। उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें की। उन्होंने ये किया कि वो लोग जो उस वक्त सारे किसी न किसी तरह से मुख्तलिफ प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे थे, जिनके पास सलाहियतें थी, एबिलिटी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि यहाँ पर कपड़ा की उस ज़माने में बहुत बड़ी मार्केट थी, हिंदुस्तान के अंदर कपड़ा बहुत बनता था, तो गोरा भी कपड़ा बनाता था। तो उसने जब अपना इस मार्केट को उसने जब देखा कि ये मार्केट बहुत बड़ी है और यहाँ पर हमारा कपड़ा प्रोडक्ट हमारी सेल होनी चाहिए, तो उसने सबसे पहले उसने क्या किया, जैसे ये कपड़े की मार्केट थी, तो जितने वो लोग जिस कपड़े की मार्केट से वाबस्ता थे, टेक्निकली देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल काम है, कपड़ा एक बहुत मुश्किल काम है, और इसको बड़ी सलाहियतें हों तो उसके बाद ये इंसान इसको वो कर सकता है, या इसके पीछे बड़ा एक आपका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ हो। तो उसके अंदर उसने क्या देखा, उसने देखा कि वो लोग जिस कपड़े की सनत से वाबस्ता हैं, हम जब तक उनको अपहाज नहीं करेंगे, हम जब तक उनको इर्रेलेवेंट नहीं करेंगे, या इसी किस्म के बाकी जो लोग हैं जो बाकी प्रोफेशन के अंदर हैं, जो प्रोडक्शन दे रहे हैं, जब तक हम उनको इस सारे स्ट्रक्चर से इर्रेलेवेंट नहीं कर देंगे, तब तक ये मार्केट हमारे काबू में नहीं आ सकती। लिहाजा उसने एक्चुअली क्या किया, उसने ये किया कि उसने सारे नहले और निकम्मों को, चोर चक्कों को उठाया, उनको जायदादें दी, उनको ज़मीनें दी, उनको जागीरें अता की, और ये सारे लोग जो काम के लोग थे, जो किसी भी कौम के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन सब लोगों को उठा के उसने कमी का कंसेप्ट देके कमी के स्ट्रक्चर में लेके चला गया, और सारे चोर चक्कों को उठा के जायदादें दे के उनके ऊपर इलाके खड़ा कर दिया। तो गोया उसने ये किया कि उसने जो यहाँ पे प्रोडक्शन होती थी, जो उस अंग्रेज़ या गोरे की मार्केट को ख़राब करती थी और उसको यहाँ पे कदम जमाने का मौका नहीं दे रही थी, वो सारी की सारी प्रोडक्शन, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रुक गई। इसलिए वो कालीन बनाने की सनत, कपड़ा बनाने की सनत, ये सारी की सारी सनतें यहाँ की जो हैं, वो जो बड़े सगीर की सनतें थी, ये ज़वाल पजीर हो गई। और ये उसकी जो अपनी सनतें थी जो उसने वहाँ पे लगाई थी यूके के अंदर या बरतानिया के अंदर, वो सारी की सारी तरक्की करती गई, क्योंकि रॉ मटेरियल उसको यहाँ से मिलता था और वो चाहता था कि ये रॉ मटेरियल ही मुझे यहाँ से मिले और इसकी जो सारी फिनिशिंग है वो वहाँ पे जाके हो, ताकि हमारी इकॉनमी बूस्ट करे।
तो लिहाजा उसने इस सारी मार्केट को इकोनॉमिकली कैप्चर करने के लिए उसने पहला काम ये किया। दूसरा उसने क्या किया, उसने सारे के सारे एजुकेशन सिस्टम को कन्वर्ट किया सारे के सारे, यानी उसको उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया कि जिस एजुकेशन स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें बनती हैं, या एक सरमायादार होता है या उसके पास काम करने वाले नौकर होते हैं। असल में ये नौकर भी तो काम करने वाले कहते हैं, ये जो जॉब सीकर होते हैं। बट उसने इसको इस तरह से खुशनुमा बना के दिखाया, कि वो लोग जो वैसे कहता है रूटीन में हम जब बात करते हैं तो मैं तेरा नौकर हूं, लेकिन उसने इसको इतना खुशनुमा बनाया कि आज सारी की सारी कौम जो है, सारा सब कंट्री उठा लें, इंडिया को उठा लें, हमारा जो स्ट्रक्चर है, तो सारे के सारे लोग नौकरी की तलाश में होते हैं। यानी उसने इनकी मेंटेलिटी के अंदर से वो चीज़ चेंज की कि ये सारे के सारे मुलाजमत ढूंढें, न कि खुद कोई स्ट्रक्चर खड़ा करें या खुद कोई बिजनेस स्टार्ट करें। अगर ये खुद करेंगे तो फिर डेफिनेटली उसकी इकॉनमी बूस्टअप नहीं करेगी। तो लिहाजा उसने एक तो ये स्ट्रक्चर खड़ा किया। दूसरा उसने क्या किया, उसने लोगों को अपने करीब करने के लिए उसने पुलिस का एक सिस्टम डेवलप किया, और उसके अंदर उसने जो मेन काम किया, उसने SHO तक यानी थानेदार का कंसेप्ट दिया, फिर गांव के अंदर नंबरदार का कंसेप्ट दिया, और उसके बाद फिर उसने स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा किया कि जब कोई अपनी दाद रसी के लिए जाता था तो उसको सबसे पहले नंबरदार के पास जाना पड़ता था, और नंबरदार से फिर आगे थाने में जाता था। लेकिन थाने में भी जाके उस बेचारे की बेइज्जती और रिजल्ट होती थी, वो थानेदार उसको जूते मारता था। तो गोया वो एक SHO, एक थाना जो था, वो इतने बड़े इलाके वो काबू करके रखा था। लेकिन जब ऊपर मामला आता था DSP लेवल का या SP लेवल का फलां पर, तो वहाँ उन्होंने अपने गोरे बिठाए, अपने अंग्रेज बिठाए। वो उनका रवैया अच्छा था, उनका एटीट्यूड उसने अच्छा रखा उसका रड ये निकला कि जब ये लोग थाने में जाते थे वहाँ उनकी इंसल्ट होती थी, और जब वो ऊपर जाते थे तो उनको इज्जत दी जाती थी। तो वो उनका ये माइंड बन गया कि गोरा जो है, गोरा वो बड़ी कमाल की कौम है, गोरा सबसे अजीम कौम है। ये जो हमारे लोग हैं ना, ये मतलब है ये सबसे ज़्यादा निकम्मे और नहल हैं, ये लुटेरे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये उसने दूसरी स्ट्रक्चरल चेंजेस की। तीसरा उसने एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। तो ये 2 से 3 उसने बुनियादी तब्दीलियां लाया ताकि वो यहाँ पर अपनी हुकूमत को बरकरार रख सके, और इसके अंदर वो 100 साल तक कामयाब रहा, और बड़े थोड़े से ह्यूमन रिसोर्स के साथ उसने यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट की, वो सारी डेवलपमेंट सिर्फ उस चीज़ के रेलेवेंट थी जो उसको फ़ायदा देती थी, उसकी इकानमी को बूस्ट करती थी, उसकी इकनॉमिक कंडीशन को बेहतर करती थी। वो सारी की सारी उसने इसी तरह से उसने उसको जो किया था। तो लिहाजा अब ये जो उसका बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, ये अभी तक भी अगर उस लेवल पे नहीं है, बल्कि उससे बदतर लेवल पे मौजूद है। अगर मैं अक्सर ये बुजुर्गों से पूछता हूँ, ये आज से कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा मुझे भी है, आज से 30 या 40 साल पहले इवन पाकिस्तान के लोगों की अप्रोच भी कम से कम ये नहीं थी, इतनी बददियानती नहीं थी, इतनी ख़यानत नहीं थी, लोग एक दूसरे का एहसास करते थे, चीज़ें मुख्तलिफ थी। लेकिन पिछले 30 साल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर और भी चेंज किया गया यहाँ पर, और वो ये चेंज किया गया कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, MNA इकट्ठे किए, MPA इकट्ठे किए, फिर MNA MPA के थ्रू ग्रांटें, उनके ज़रिए ग्रांटें देना, उनके ज़रिए मीटर लगवाना, उनके ज़रिए गैस के मीटर कनेक्शन देना, उनके ज़रिए सोलर सड़कें बनवाना। तो गया इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों की मेंटालिटी को चेंज किया कि देखो आपने वोट उसको देना है क्योंकि आपका मीटर तो वो लगवाता है, आपका सोलर तो वो लगवा के देगा। तो गोया इन्होंने एक चीज़ की कि हमें बजाय इसके कि हमने वो पूरे एरिया को हमने कवर करना हो, उसके मामलात को देखना हो, एक MNA के ज़रिए चीज़ें अपने बस वोट पक्के करो बस। अब ये पिछले 30 साल से ये एफर्ट जारी थी, ये कोशिशें जारी थी, और ये उनकी कोशिशें रंग लाईं। आज आपकी कौम का और बिलखुसूस जो हम पंजाब वाले हैं, हमारी मेंटालिटी अब यही है कि हम तरक्की भी उसी को कहते हैं जहाँ पर कोई सोलंग लग जाता है या कोई नाली बन जाती है। यानी इनके अंदर से वो जो कौमियत थी वो छीन ली गई, वो जो विजन था वो छीन लिया गया। विजन दिया ही नहीं गया कि आप बाशियत कौम, आपका दुनिया में क्या मकाम है, आपका क्या रोल होना चाहिए, आपने किस लेवल पर जाकर किरदार अदा करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। ऐसी चीज़ों से इस कौम को दूर कर दिया गया। और हद तो ये है कि अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ, वो एक जुमला कहते हैं, एक उर्फियाम में एक बात कहते हैं, यार जे खांदा सी तो लांदा भी सी ना। यानी इतना इस मेंटल लेवल को कैप्चर किया गया
इतना कि मेंटल लेवल को कैप्चर कर किया गया कि आज हमारे माशरे के अंदर ये करप्शन या खाना ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई जुर्म ही नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आपके इस कौम को, इस मुल्क को हुक्मरान से ज़्यादा किसी रिफॉर्मर की ज़रूरत है, जो रिफॉर्म्स भी ला सकता हो, रिफॉर्म्स कर सकता हो, जिसकी इतनी कैपेसिटी मौजूद हो, जिसके अंदर जो चीज़ों को बड़ी डेप्थ में जाके समझता हो, जो हमारे इस माशरे को मतलब इसके अंदर जो बुनियादी लेवल की तब्दीलियाँ हैं उनको लेके आ सकता हो। क्योंकि जब तक आप बुनियादी लेवल की तब्दीलियों को लेके नहीं आएंगे तब तक मैं आपको कम से कम मैं ये समझता हूँ कि आप अगले 100 साल तक भी इस मुल्क में तब्दीली नहीं ला सकते। खान साहब को हम इतना कह सकते हैं कि उन्होंने आके पिछले 30 साल के अंदर जो गन डला उसके आगे उन्होंने पहला पत्थर ज़रूर मारा, उस जमूद को ज़रूर तोड़ा। इतनी उनकी एफर्ट हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब कोई बहुत बड़ी तब्दीली, जो कि असल में ज़हनों की तब्दीली का नाम होता है, वो ला सकेंगे। क्योंकि उस किस्म की उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है बहरहाल वो शायद उसको इतना वो नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा हमें हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने इस स्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप करना है कि हमारी जो मेंटेलिटी है, जो हमारी अप्रोच है वो चेंज हो। हमारी अप्रोच, हमारी सोच जो एक अपनी ज़ात के गिर्द घूमती है, जो सुबह से लेकर शाम तक जिसकी सारी की सारी सरगर्मियों और एक्टिविटीज़ का मरकज़ और महवर सिर्फ अपनी ज़ात होती है, कुछ कागज़ के चंद टुकड़े कमाना होता है। इसके अलावा हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हमारा इस दुनिया में क्या किरदार होना चाहिए, दुनिया हमें किस नज़र से देखती है। आपके 90% लोगों को नहीं पता। आपको 90% लोगों को नहीं पता कि आप बासियत कौम आप दुनिया के मुख्तलिफ महाजों पे किस तरह लड़ रहे हैं। आपने पिछले 30 साल के अंदर आपने अफ़गानिस्तान के महाज पे क्या लड़ा, आपने इसराइल के महाज पे क्या लड़ा, आपने दुनिया से किस किस्म की कन्फ्रंटेशंस की, आप दुनिया से किस किस्म की डीलिंग कर रहे हैं। ये बासियत कौम हमारे नॉलेज, हमारे उस सारे एक्सपोजर से बहुत दूर की बातें हैं। हमारी मेंटेलिटी और हमारी अप्रोच सिर्फ इतना है, हम सुबह निकलें और शाम को चंद टके कमा के लेके आ जाएं। तो लिहाजा मेरी गुफ्तगू का जो पहला मरकज़ व महवर था वो उसके अंदर यही बात थी कि आपकी कौम को हुक्मरान से ज़्यादा किसी इस वक्त रिफॉर्मर की ज़रूरत है, ताकि आपके माशरे के अंदर, आपके घरों के अंदर, आपके महलों के अंदर सुकून आए, स्मूथली चलें। और आज जो आपका स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि एक ही घर के 4 या 5 अफराद के नज़रियात हर एक से मुख्तलिफ हैं। अगर उनका पॉलिटिकल नज़रिया एक है तो उनका मजहबी नज़रिया मुख्तलिफ होगा। अगर कोई सियासी तौर पर एक पार्टी है मुंसलिक है तो जब वो मसलकी बुनियाद पे आएगा तो वहाँ पर उसके डिफरेंस होगा। तो लिहाजा अब तो हर घर के अंदर गदियों पे इख्तलाफ, मसलकों पे इख्तलाफ, पॉलिटिकल इख्तलाफात। यानी बासियत कौम अगर किसी से पूछें तो कोई मुस्लिम लीगी है, कोई PTI का है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, सब अपने अपने मसलों को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए जान लड़ाने के लिए तो हाजिर हैं। लेकिन ना कोई मुसलमान है, ना कोई इस्लाम को पैरोकार है, ना अमलन हम में से कोई ऐसा है जो इस्लाम की तालीमात पे अमल कर रहा है, और ना अमलन हम में से कोई ऐसा है जो पाकिस्तान का सोचता है। तो ये सारी की सारी जो मेंटेलिटी है इसको बिल्कुल दानिस्ता तौर पर इसको डेवलप किया गया है। और आज हम इसी का रिजल्ट भुगत रहे हैं कि आज ना हमारे घरों के अंदर सुकून है, ना अमन है, ना हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना मौके हैं, ना एक्सपोजर है, ना हमारा विजन है। तो इसलिए मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे हालात पैदा करे और हमें एक ऐसा अच्छा इंसान अता करे, हमें एक ऐसा जो इन सब चीज़ों को बड़ी डेप्थ में समझता हो और बड़ी डेप्थ में जानता हो, ताकि इस माशरे के अंदर या इसके अंदर एक हकीकी तब्दीली जो है वो लाई जा सके। बहुत शुक्रिया जी।